पाठ 10 कक्षा 6 का पाठ 10 वाक् चतुर मंत्री चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अब करते हैं आज हम उसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले सही उच्चारण, वाक्पटु, बैंगन, ग्रीष्म ऋतु, प्रश्नचित, कटु, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मेधावी तथा वाक्पटु कौन था? मेधावी तथा वाक्पटु कौन था? यहाँ पर प्रधानमंत्री। तो आप उत्तर लिखोगे प्रधानमंत्री मेधावी तथा वाक्पटु था। अगला है, माली एक पोटली में क्या लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? कि माली राजा के लिए क्या लेकर आता है? तो उत्तर है, माली एक पोटली में राजा के लिए बैंगन लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। कि माली एक पोटली में बैंगन लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। यहाँ जो क्या लिखा हुआ उसकी जगह आप बैंगन लिखोगे, बाकी इसके उत्तर पूरा लिखोगे। प्रश्न, राजा ने किसे पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं मिली? राजा ने किसे पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं दिए? कि राजा ने किसे 100 मुद्राएं दी थी? तो माली को बैंगन के बदले में। तो उत्तर आएगा, राजा ने माली को पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं दिए। किसकी बात सुनकर सभी सामान खिलखिलाकर हंस पड़े? प्रधानमंत्री की बात सुनकर सभी सामान खिलखिलाकर हंस पड़े। तो एक बार प्रश्न का उत्तर बेटा फिर से देख लो कि पहले में आएगा वाक्पटु तथा मेधावी तथा वाक्पटु प्रधानमंत्री था। माली एक पोटली में बैंगन लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने माली को पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं दी। प्रधानमंत्री की बात सुनकर सभी सामान खिलखिलाकर हंस पड़े। आगे है, उचित विकल्प का निशान लगाइए, यानी सही विकल्प के प्रश्न उत्तर। पहला है, बैंगन की सब्जी किस ऋतु के प्रारंभ में आती है? बैंगन की सब्जी किस ऋतु के प्रारंभ में आती है? तो उत्तर आएगा आपकी ग्रीष्म ऋतु के। माली के पहली बार दरबार में आने के समय राजा की मनोदशा कैसी थी? असामान्य, सामान्य या दोनों में से कोई नहीं। जब पहली बार माली है वो राजा के लिए बैंगन लेके आया था, तब कैसी दशा थी उनकी? सामान्य। माली के दूसरी बार दरबार में आने पर प्रधानमंत्री ने बैंगनों की थी निंदा, सराहना या दोनों में से कोई नहीं? क्या करता है वो? निंदा करता है दूसरी बार। पहली बार तो वो उनकी बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन दूसरी बार उनकी निंदा करता है। अंत में राजा ने माली के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उत्तर आएगा, अंत में राजा ने उसे पुरस्कृत किया। कि पहली बार आया था जब राजा ने उसे पुरस्कार दिया, जब दूसरी बार वो आया था तब उसको मतलब निकाल दिया था वहाँ से। लेकिन जब लास्ट में जब राजा ये सोचता है कि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो अंत में राजा ने उसको पुरस्कृत किया था, यानी उसको पुरस्कार दिया था। अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में है, राजा के लिए भेंट कौन लेके आया था? तो उत्तर आएगा, राजा के लिए भेंट माली लेकर आया था। राजा के लिए भेंट माली लाया। माली ने राजा को कौन सी सब्जी भेंट की थी? माली ने राजा को बैंगन की सब्जी भेंट की थी। बैंगन की टोपी किस रंग की होती है? हरे रंग की। बैंगन की टोपी किस रंग की होती है? हरे रंग की। राजा ने माली को क्या पुरस्कार दिया? तो राजा ने माली को 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी। राजा ने माली को 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी। तो पहले में माली, दूसरे में बैंगन की सब्जी, तीसरे में हरे रंग की, चौथा है राजा ने माली को 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी। अब है आपके लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में। पहला प्रश्न, राजा भारत के किस भाग में शासन करता था? जो राजा था वो भारत के किस भाग में शासन करता था? तो उत्तर आएगा, राजा भारत के उत्तर भाग में शासन करता था। राजा के लिए भेंट लेकर कौन आया? राजा के लिए राजकीय माली भेंट लेकर आया था। इस पाठ में शीत, वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं की चर्चा की गई है। भारत में कुल कितनी ऋतुएं मानी गई हैं? वैसे बेटा इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि भारत में है कुल 4 ऋतुएं मानी गई हैं। जो मुख्य रूप से हैं वो 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शरद ऋतु। इसके साथ में अगर हम 6 ऋतुएं बोलते हैं तो एक हो जाती है आपकी वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो यहाँ पर जो 4 ऋतुएं हैं वो मुख्य हैं, वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शरद ऋतु। प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगनों की सराहना क्यों की थी? क्योंकि पहली बार राजा की भावावस्था थी, यानी जो उनकी मनोदशा थी वो अच्छी थी। इसी कारण से प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगनों की सराहना की थी। तो उत्तर लिखोगे बेटा आपकी, क्योंकि पहली बार राजा की भावावस्था या मनोदशा अच्छी थी, इसी कारण प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगनों की सराहना की। आगे है, राजा ने अपनी अभद्रता का पश्चाताप कैसे किया?
जो राजा ने माली के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया था उसका उन्होंने पश्चाताप किस प्रकार से किया। तो राजा ने अपनी अभद्रता के लिए खेद प्रकट किया तथा माली को उचित पुरस्कार भी दिया कि उन्होंने माली से माफ़ी मांगी और उसके बाद में उसे पुरस्कृत भी किया, यानी उसे पुरस्कार भी दिया। अगले है दीर्घ प्रश्न उत्तर में प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगन की सराहना कैसे की, कि पहली बार उन्होंने बैंगन की क्या कह के सराहना की थी। तो उत्तर है आपका पहले दीर्घ का, प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगन की सराहना करते हुए कहा कि जरा इन बैंगनों के चमकते जामुनी रंग को देखिए, प्रत्येक बैंगन के सिर पर हरे रंग की टोपी तो एकदम मुकुट के समान दिखाई दे रही है। तो ये आपके बेटा दीर्घ प्रश्न का पहले का उत्तर है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार बैंगन की सराहना करते हुए कहा कि जरा इन बैंगनों के चमकते जामुनी रंग को देखिए, प्रत्येक बैंगन के सिर पर हरे रंग की टोपी तो एकदम मुकुट के समान दिखाई दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ने बैंगन की आलोचना किस प्रकार की विस्तार पूर्वक लिखी, कि पहली बार उन्होंने तारीफ में ये कहा, तो दूसरी बार जब उन्होंने आलोचना की तो क्या कहा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है प्रधानमंत्री ने बैंगन की आलोचना करते हुए कहा कि यह सब्जी किसी काम की नहीं है, कि यह सब्जी किसी काम की नहीं है, इसी कारण तो इसे बेगुण नाम दिया गया है, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो सब्जी है वो किसी काम की नहीं है, इसी कारण इसे बेगुण नाम दिया गया है। तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री के किस उत्तर को सुनकर सभी समान खिलखिलाकर हंस पड़े, प्रसंग सहित उत्तर दीजिए, यानी बताना है किस कारण से वो हंस पड़े थे। तो उत्तर है जब राजा ने प्रधानमंत्री से कहा कि पहली बार तो आपने बैंगनों की प्रशंसा की, परंतु इस बार बैंगन को बेगुन कहकर उसकी निंदा की, इसका क्या कारण था। कि जब राजा ने पूछा कि जब पहली बार माली बैंगन लेकर आए थे तो आपने उसकी प्रशंसा की, लेकिन इस बार आपने बैंगन को बेगुन कहकर उसकी निंदा कर दी, इसका क्या कारण था। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज मैं आपका सेवक हूँ, इन बैंगनों का नहीं। और मंत्री का उत्तर सुनकर सभी समान खिलखिलाकर हंस पड़े, कि जब प्रधानमंत्री ने ये बात बोली कि मैं आपका सेवक हूँ, इन बैंगनों का नहीं, तभी समान थे वो सारे के सारे खिलखिलाकर हंस पड़े। नेक्स्ट है आपका नीचे दी गई पंक्तियों किसके द्वारा कब और क्यों कही गई। तो पहली पंक्ति है उसे शीघ्र हमारे समक्ष लेकर आइए, ये किसने कही। तो यह पंक्ति राजा द्वारा द्वारपाल से कही गई, और तब कही जब राज के माली हैं उनके लिए भेंट लेकर आया था, क्योंकि माली को प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता था, और इसलिए कही जो कि राजा है वो माली को बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता था। आगे है आपकी इसी कारण तो इसे बेगुण नाम दिया गया है। ये पंक्ति किसने कही थी कि इसी कारण तो इसे बेगुण नाम दिया गया है। तो यह पंक्ति प्रधानमंत्री द्वारा तब कही गई जब दूसरी बार माली बैंगन लेकर आया था, और इसलिए कही क्योंकि प्रधानमंत्री राजा की मनोदशा को समझ गया था। किस कारण से कही थी ये, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो समझ गया था कि राजा की जो मनोदशा है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसने भी उनकी बुराई कर दी। कि यह पंक्ति प्रधानमंत्री द्वारा कही गई जब दूसरी बार माली बैंगन लेकर आया था, और इसलिए कही थी क्योंकि प्रधानमंत्री राजा की मनोदशा को समझ गया था। आगे है वह दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। वह दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है, ये किसने कहा था। तो यह पंक्ति द्वारपाल द्वारा तब कही गई जब राज के माली राजा के लिए भेंट लेकर आया था। और क्यों कही गई, इसलिए कही क्योंकि माली राजा को भेंट देना चाहता था, और इसलिए कही थी क्योंकि जो माली था वो राजा से भेंट देना चाहता था, इसलिए उन्होंने राज्यपाल ने राजा से ये बात कही थी। तो बेटा आपको ये सभी प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में। थैंक यू। Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. In the previous class, we discussed about some questions of exercise 5.5. Next are so for fifth one is simplify करना है हमें किसको, फ्रैक्शंस को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल हमने कल पढ़े थे, जिसमें क्या करना था हमें, अगर डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन विल बी चेंज इनटू फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। देन उसके बाद we have to make the denominator same, and for making the denominator same we have to take the LCM of that of these numbers, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज अ मिक्स फ्रैक्शन, सो वी हैव टू चेंज इट इन अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन। तो 15 1 15 and +1 +4 is 19। अपोन में डिनोमिनेटर कितना हमारे पास 15,
These are already in fractions, so no need to change these fractions. Now what? So denominator here is all are different, so we have to take the LCM of these three numbers. So first one is 15, then 5 and then 10. LCM हम क्या करते हैं? First of all we have to take a number that is a common multiple of at least two numbers here. ठीक है, यहाँ पे दो numbers से जो multiplied हो जाए, common जो divisible है उस number को लेते हैं, लेकिन 2 यहाँ divisible नहीं, सिर्फ एक number से 3 के लिए हमारे पास सिर्फ ये है, तो 5 से करते हैं. 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा. Now 3 and 2 are not a number that are divisible by a common number, so LCM क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 multiply 3 multiply 2 and that will be equals to 5 3 जा 15, 15 2 जा 30. So LCM क्या आ गया हमारे पास? 30. So we have to take a horizontal line 30. ठीक है, क्या रूल था हमारे पास? 15 will be divided by 30. 15 2 जा 30. आंसर क्या है? 2. 2 will be multiplied to 19. So 19 2 जा 38. साइन क्या आ गई? माइनस, एज इट इज रहेगा. Now 5 will be divided by 30. Answer will be 6. और 6 will be multiplied to 4. That will be 24. ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास? 30. तो 10 is divisible by 10 is divided by 30. So answer is 3 and 3 is multiplied by 3. That will be equals to 9. And साइन क्या है यहाँ पे? प्लस. तो यही रहेगा. ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर वाले पहले दो साइंस को कर लेते हैं, उनसे जो आंसर आएगा उसमें 9 ऐड कर देंगे. ठीक है, यहाँ देखो क्या होता था, जो इंटीजर्स में करा था हमने प्लस माइनस साइन, डिफरेंट साइन में क्या होता था? सब्ट्रैक्शन होता था. सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे 38 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 14. ठीक है, 14 आंसर आया. बिगर टर्म कौन सी है? 38. उसके आगे साइन क्या है? प्लस. तो सिंपली प्लस ही रहेगा. उसके आगे जो बचा है वो यहाँ पे क्या साइन है? प्लस. तो यहाँ पे प्लस और उसके आगे 9 है और अपॉन में 30 एज इट इज रहेगा. ठीक है, दोनों सेम साइन है, मतलब प्लस प्लस है, तो सिंपली प्लस ही होगा, एडिशन होगा. तो एडिशन हो जाएगा, इनका कितना होगा? 23 अपॉन में 30. ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, so in the next one we have two home expressions, so we have to change it into the like or unlike expression. So first of all 6 multiplied 2 is 12 and 12 plus 5 is 17. 17 और अपॉन में डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे? 6. तो 6 एज इट इज, साइन क्या है? माइनस, माइनस रहेगा. 8 multiply 3 24. 24 plus 5 is 29. So 29 अपॉन में कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर क्या है? 8. ठीक है, प्लस 2. और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं. ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो क्या हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स. अब 1 को हम काउंट करें चाहे ना करें हम लिख लेते हैं. ठीक है, बोथ ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 2, अ कॉमन नंबर. सो 2 3 जा and 2 4 जा. नाउ 3 or 4 does not have a common number that is divisible, that is divided both the numbers. So LCM will be equals to 2 into 3 into 4 and that will be equals to 2 into 3 6, 6 to 4 जा 24. ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 24. अब देखो 6 को डिवाइड करेंगे 24 से, 6 4 जा कितना होता है? 24. 4 आ गया. 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. कितना आंसर आएगा? 68. माइनस साइन है बीच में, माइनस ही रहेगा. 8 को डिवाइड करेंगे किससे? 24 से. 8 3 जा 24. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 29 से. 3 9 जा एंड 3 2 जा और 8 87 आ गया. नाउ नेक्स्ट में क्या है? 1. अब 1 को 24 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 24 ही होगा. सो 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. साइन क्या है बीच में? प्लस. 24 2 जा कितना होगा हमारे पास? 48. ठीक है, आंसर आ गया. अब सेम वही रूल यूज करना है हमें कि फर्स्ट इन दोनों ग्रुप्स को ले लेते हैं और उसमें क्या करेंगे? हम 48 को ऐड करेंगे. यहाँ क्या है हमारे पास? प्लस माइनस साइन है. अगेन क्या है? डिफरेंट साइंस में क्या होता है? वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन. तो 87 में से ही माइनस हो गया हमारे पास कितना? 68. क्या आंसर आएगा? ये 17 हो जाएगा. 17 में से 17 माइनस 8 इज 9. Here we have 7. 7 minus 6 is 1. तो क्या आ गया? 19. अब देखो 19 होगा लेकिन बिगर टर्म कौन सी? 87. उसके आगे साइन क्या है? माइनस. तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस. आगे जो है प्लस और 48 अपॉन में कितना है? 24. ठीक है, अगेन डिफरेंट साइंस, तो वैल्यूज का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन. तो 48 में से हम क्या करेंगे? 19 माइनस करेंगे. यहाँ कितना हो जाएगा? 18 और यहाँ 3. तो 18 माइनस 9 इज 9 एंड 3 माइनस 1 इज 2. कितना आया हमारे पास? 29 और अपॉन में 24. अब यहाँ देखो 29 के आगे साइन क्या होगा? बिगर टर्म इज 48 एंड प्लस, तो यहाँ भी प्लस रहेगा. ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा है, एक्सप्रेशन को चेंज करा है लाइक एंड लाइक फ्रैक्शंस में, उसके बाद डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है तो एलसीएम लिया है। एलसीएम के बाद जो वैल्यूज आती है उनमें से पहले 2 का ग्रुप वो कर लेते हैं, ठीक है, उसको सोल्व करा हमारे पास, और उसके बाद उसमें जो आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है उसका आगे कर देते हैं एंड आंसर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, so now the next one is what should be added to 7:3/11 to get 9:2/7, मतलब कि हमें इस नंबर में क्या ऐड करना है जिससे हमें आंसर क्या मिले 10 में, ठीक है। इसको इससे समझो कि हमें 7 में क्या ऐड करें टू गेट 17, क्या ऐड करेंगे हम वहां पे 10, ठीक है। अब हमें 10 तो सीधा सीधा पता चल गया, लेकिन अब 10 को अगर हमें नहीं पता 10 कैसे निकालें, क्या बोल सकते हैं हम, 17 में से 7 माइनस करके बोल सकते हैं 10 आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे होगा कि हमें इसमें क्या ऐड करना है जिससे हमें ये मिल जाए, तो हम क्या मान लेते हैं, दैट नंबर विल बी द नंबर, क्या मान लिया हमने उसको x, ठीक है। अब 7:3/11 में हमें क्या ऐड करना है, मतलब वो x ऐड करना है जिससे क्या मिल जाए हमें आंसर 9:2/7, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 11 7 77, 77 प्लस 3 इज 80, 80/11 हो गया, x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 7 36, 63, 63 प्लस 2 इज 65/7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या करना है, अब हमें x फाइंड करना है, ठीक है, सिर्फ x फाइंड करना है। इसके साथ जो वैल्यू है इधर, ये क्या है, इधर प्लस में, इधर जाके होगी माइनस में, ठीक है। तो x इधर एज इट इज रह जाएगा 65/7, और माइनस ये इधर वैल्यू आके क्या हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू इधर आके हो जाएगी माइनस, ठीक है। सिंपली क्या करें, हमें देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर ऐड करें इस नंबर के साथ जिससे हमें ये मिल जाए। जैसे 7 में हम क्या ऐड करें, जिससे 17 मिल जाए एक तरीके से, ठीक है। मतलब 7 प्लस x किसके इक्वल होगा, 17 के इक्वल। अब क्लियरली यहाँ पे तो हमें विजिबल है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 ऐड होगा, लेकिन इन केसेस में हम नहीं कर सकते, तो हमने क्या माना है, उसको x कंसिडर कर लिया और वो इक्वल होगा हमारे पास इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रैक्शन विल बी चेंज टू लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन, देन x एज इट इज रहेगा, और हम इस जो ये हमारे पास वैल्यू उसको इधर लेके जाएंगे, ये इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। प्लस वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस वैल्यू प्लस हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन विल बी चेंज टू डिवीजन एंड डिवीजन विल चेंज टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये रूल्स याद रखना। अब यहाँ देखो, इनको सोल्व करना है हमें, क्या है डिफरेंस है यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा अब हमारे पास 7 और 11 का, दोनों नंबर किसी और से एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 11 is 77, ठीक है। दोनों का कॉमन क्या आ गया अब हमारे पास 77 एलसीएम आ गया। देखो अब 7 को डिवाइड करो इससे, कितना आएगा 11, 11 मल्टीप्लाई 65 इज 65 और 65, 5 11 और 7, तो कितना आ गया आंसर 715। साइन क्या है बीच में, माइनस, एज इट इज रहेगा, ठीक है। 11 को डिवाइड करेंगे इससे, कितना आएगा 7, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो 8 7 56 और 0 एक और आ जाएगी, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनको सोल्व करना है। प्लस और माइनस साइन में वैल्यूज का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 5, 11 और ये 6, कितना आ जाएगा 5 और 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 155/77। अब यहाँ देखो ये कितना है हमारे पास, प्लस साइन है, बिगर टर्म के आगे क्या प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब किसी से कैंसिल आउट होते नहीं होते तो हम एज इट इज इनको ऐसे ही रहने देंगे, अदरवाइज हम आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ पे जो नंबर ऐड करना था उसको x कंसिडर कर लिया और उसके बाद आगे मूव करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो so in the next one we have cost। cost मतलब होता है हमारे पास उसका प्राइस गिवन है, किसका, the cost of a pen is this symbol will represent rupees, ठीक है। ये किसके लिए होता है, डिनोट करता है रुपीज को। cost of one pen is 12:1/5, cost of one pencil is rupees 4:1/4, find the cost of one pen and one pencil, ठीक है। एक पेंसिल का कोस्ट गिवन है और एक पेन का कोस्ट गिवन है, कलेक्टिवली क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर यू हैव परचेज वन पेन एंड वन पेंसिल फॉर ₹5 and 2, ठीक है, तो दोनों का कलेक्टिवली पूछा तो कितना हो जाएगा 7 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, कोस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल किसके इक्वल होगा
12:1/5 और उसमें ऐड क्या करेंगे 4:1/4, ठीक है। 1 पेन और 1 पेंसिल का हमने क्या करना है, एडिशन करना है। नाउ सिंपली दिस विल चेंज टू लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन। 5 मल्टीप्लाई विद 12 इज 60, 60 प्लस 1 इज 61। अपॉन में डिनोमिनेटर कितना है वहां पे 5 प्लस 4 4 जा 16 एंड प्लस 1 इज 17 अपॉन 4, ठीक है। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर्स क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम। 5 और 4 किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। कलेक्टिवली हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 20, ठीक है। क्या होता है रूल, 5 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आएगा 4, 4 विल बी मल्टीप्लाइड टू 61, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 244, ठीक है। 61 को ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाएगा 244, ठीक है। नेक्स्ट क्या साइन है, प्लस साइन है। नाउ 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, कितना आ जाएगा हमारे पास 85, ठीक है। अब दोनों साइन सेम है तो हम क्या करेंगे एडिशन, एडिशन में आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड कर देते हैं 9, 12 और 329, ठीक है। 329 अपॉन 20 आ गया। अब ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल होते दिख रहे हो तो कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे। Rest of the questions you have to try yourself, and the last 2 questions I will do in the next class. Thank you. Have a nice day. A very warm welcome to all students which are listening our YouTube videos of online classes. So students, for class 6 we study our chapter number 14, light, shadow and reflection. In this chapter we already studied sources of light, transparent, translucent and opaque objects in our previous videos. So students, in today's video we study about rays and beam of light. So students, let's start our today's topic, rectilinear propagation of light. In this we observe the light entering a dark room through a small hole or the beam of a torch. We will see that the light appears traveling in a straight line. This property of light to travel in a straight line is called rectilinear propagation of light. अब क्या कह रहा है कि हमें एक लाइट को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि एक डार्क रूम है, उस रूम बिल्कुल अंधेरा है, उसमें एक आप उस रूम में कोई भी छोटा सा होल है, या फिर आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्मॉल होल, उस स्मॉल होल से बाहर की जो लाइट है उस स्मॉल होल से पास हो गई, या फिर टॉर्च की जो आप जब टॉर्च को एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि जो लाइट है वो सीधी ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में आपको सीन होते दिखाई देती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट्स आर, द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्सेस एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज इन केस ऑफ ए पिन होल कैमरा। अब क्या कह रहा है, जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो हमारे लिए किस में हेल्पफुल, किस में मददगार होती है, कोई भी शैडो परछाई को बनाने के लिए, इक्लिप्सेस जैसे आपके सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स फॉर्म होते हैं, उन सब को बनाने के लिए, इमेजेस जो चीज़ें हम सीन करते हैं, इमेज करते हैं, इमेजेस सीन करते, पिक्चर सीन करते, उनको बनाने के लिए किसकी जरूरत है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जब भी कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तभी हम किसी चीज़ को सीन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रे एंड बीम ऑफ लाइट। इन रे एंड बीम ऑफ लाइट वी स्टडी a very narrow path of light represented by a straight line with an arrowhead showing the direction of propagation of light is called a ray of light. अब क्या कह रहा है, रे लाइट क्या होती है, कोई भी नैरो पाथ, जैसे भी ये कोई नैरो पाथ है, ठीक है, कोई भी आप वाटर पाइप लगा लीजिए, ठीक है, वो एक नैरो होती है, ऐसे एक नैरो पाथ में आप लाइट जब ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे तो लाइट क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है सीधे में। इसके आगे हम एक एरो हेड शो करते हैं विच शो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसे हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। द बंडल ऑफ रेज ट्रैवलिंग टुगेदर इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ बीम। देखो अब एक सिंगल जब लाइट ट्रांसफ़र हो रही है उसके साथ आप एरो हेड शो कर रहे हैं कि भाई उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, रे कहते हैं, मतलब किरण कहते हैं। लेकिन एक साथ जब काफ़ी सारी रेज निकलती हैं, ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो बीम ऑफ लाइट है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। इन पैरेलल बीम द कलेक्शन ऑफ रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। द डिस्टेंस बिटवीन द रे रिमेज द सेम। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी सारे रेज है, वो एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मूव कर रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल आपने मैथ्स में पढ़ा है आपने कि जो कोई भी लाइन जो आपस में पैरेलल ट्रैवल करती है, जैसे कोई भी ट्रेन की जो पटरियां हैं वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी रेज एक पैरेलल वे में मूव करती है, तो उसे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम। When the rays in a beam come towards each other and the distance between the rays goes on decreasing till all the rays converge or meet at a point, the beam is called a convergent beam. Convergent beam में क्या कह रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से रेज आती हैं, किरणें आती हैं, लेकिन ये जो रेज है एक डिस्टेंस दूरी तक जाके आपस में मिल जाती है, ठीक है, कन्वर्ज आपस में मिल जाती है, अपने उसके डिस्टेंस को डिक्रीज करके आपस में मिल जाती है एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, कन्वर्जेंट बीम में डिफरेंट डायरेक्शन से जो रे है एक दूसरे की तरफ आएंगी और उनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, रेज के बीच की जो डिस्टेंस है आपस में डिक्रीज हो जाएगी और एक पॉइंट पे आके वो क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। Next topic is students our divergent beam. In divergent beam, the rays spread out or diverge from a point and the distance between the rays goes on increasing. अब divergent beam में क्या होता है, इन divergent beam में students जो रे है एक spread out और diverge हो जाते हैं एक पॉइंट से and the distance between the rays goes on increasing. देखिए अब इसमें एक पॉइंट से जो रे है स्प्रेड होगी, तो अब इसमें क्या होगा, उनकी जो रेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, एक दूसरे से दूर जाती जाएगी, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्ज। डाइवर्जेंट का मतलब है दूर जाना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है पास में आना, ठीक है। तो आपको पता चला कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, रेज है आपस में उनकी डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, जो रेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाते हैं वो इंक्रीज होती जाती है, क्या है, उनकी डिस्टेंस इंक्रीज बढ़ती जाती है, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। तो ये एरो है, ये जो एरो शो कर रहे हैं वो दूर जाने के लिए शो कर रहे हैं और कन्वर्जन में जो एरो पास आने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका बीम ऑफ लाइट का 3 पैरेलल, कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट बीम। We can also we have to know that light travels at a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है। लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। जो आपकी लाइट है उसको सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं टोटल, ठीक है। देयर इज अ डेफिनेट एक्टिविटी विच इज़ गिवन टू शो दैट रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. In this diagram we show that a candle was put and also we use a narrow tube which is on one side is straight and on the other side the tube was roll on. So we can see that the straight tube we can see the candle clearly, but in the folded tube we cannot see the light of the candle. So we can say that our light travel in a straight line. Next topic is shadow. In shadow, an opaque object blocks the path of the light falling on it. So students, in our previous video I have already tell you that opaque objects are those objects which cannot pass light through them completely. पूरी तरीके से लाइट को पास नहीं करने देते हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, लाइट के पाथ को रोकते हैं. दिस क्रिएट्स अ डार्क एरिया ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. दिस डार्क एरिया इज नोन एज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब क्या कह रहे हैं, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को मूव करने में रोक रही है किसी भी फॉलिंग होने, ये क्या करती है, एक डार्क एरिया, एक डार्क अंधेरा क्रिएट करती है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की साइड में अवे फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से लाइट का सोर्स है उससे दूर एक डार्क एरिया बना लेती है. दिस डार्क एरिया इज नोन एज शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये जो डार्क एरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो है, क्या है, शैडो परछाई है. अब देखिए मैंने
पेंसिल रखी, तो पेंसिल के इधर जो लाइट आ रही है उसने इस साइड ब्लॉक किया हुआ है लाइट को, तो आप यहाँ पे इस पेंसिल की शेडो देख पा रहे हैं क्लियरली। ऐसे ही मेरी हैंड की शेडो आ जाएगी, ठीक है। हैंस ए शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट। तो शेडो तब बनती है जब एक साइड से लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के आने के लिए। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शेडो। एक शेडो के कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करने के लिए हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। टू फॉर्म ए शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो परछाई बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स। सेकंड, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, दूसरा कोई ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड, अ स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे की स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर शो कर रहा है, उस पिक्चर में क्या है, एक बॉय ने अपने हैंड रेज कर रखे हुए हैं। अब ये इधर इसकी पीठ के इस साइड तो सोर्स का लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रही है। इसकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ तक तो लाइट आएगी, इसके आगे लाइट नहीं जा सकती। तो इधर मतलब जिस तरफ जहाँ तक इसकी डिस्टेंस है वहाँ तक उसकी लाइट नहीं जा पाएगी। तो इसकी स्क्रीन बन रही है कि ग्राउंड पे इसकी स्क्रीन, किसकी स्क्रीन? उसकी ह्यूमन बॉडी, बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी उसकी स्क्रीन बन रही है। ग्राउंड पे आपको एक शेडो दिखाई दे रही है, उसकी बॉडी की परछाई। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि हमें लाइट की ज़रूरत होती है। अगर लाइट ना हो तो आप कोई शेडो बन सकती नहीं है। विदाउट लाइट एनी शेडो कैन नॉट फॉर्म। ओके, so students, your today's homework is that you have to write down short question answer 4th and 5th in your fair notebook. Question number 4th is define ray and beam. ray and beam को define करना है। तो ray is a narrow path of light represented by a straight line with the arrowhead showing the direction of propagation of light is called a ray of light. ray of light क्या है? एक narrow path है लाइट का जो एक सीधे लाइन में ट्रेवल करती है, जिसको हम एक एरोहेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बीम। अ बंडल ऑफ रेज ट्रैवलिंग टुगेदर इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। काफ़ी सारे रेज एक साथ ट्रैवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, अ स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल मिरर। मिरर क्यों? मिरर का जो सरफेस होता है वो स्मूथ और रेगुलर होता है। रेगुलर सरफेस का मतलब है कोई भी स्मूथ सरफेस जिस पे आपकी जो लाइट है वो इंसिडेंट होकर ईजिली रिफ्लेक्ट हो जाए। वो भी जब रिफ्लेक्ट होगी सिर्फ एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अ रफ सरफेस रिफ्लेक्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा? कोई भी रफ सरफेस, जैसे आपको मिट्टी सैंड हो गई, उसमें उस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी और अलग अलग डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन की बजाय अलग अलग डायरेक्शन में क्या है? रिफ्लेक्ट होगी, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल सैंड। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Friends, welcome to our online classes. This is for class 6. In previous class we read our 4th chapter of history, the birth of civilization. Today we start our class with the topic sculpture. The discovery of many gold, silver, terracotta and stone figurines prove that the Indus Valley people were fine sculptors. कि डिस्कवरी ऑफ मैनी गोल्ड, सिल्वर, टेराकोटा और स्टोन फिगरेंसीज प्रूव्स दैट कि इन सारी चीज़ों ने प्रूव किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर इज द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी मतलब कि फेमस जो मूर्ति थी वो ब्रॉन्ज की मूर्ति थी, एक डांसिंग गर्ल की मोहनजोदारो में। द प्रिस्ट किंग इज अनदर फेमस स्कल्पचर विच इज सिटेड फिगरनी ऑफ ए बियर्ड मैन। और जो एक प्रिस्ट किंग था, मतलब प्रिस्ट वैसे तो पादरी होता है, तो यहाँ पे प्रिस्ट किंग जो था वो एक दूसरा स्कल्पचर है जो सिटेड एक बैठा हुआ है और दाढ़ी है उसके। ठीक है। हिस्टोरियन बिलीव दैट दिस माइट हैव बीन द स्कल्पचर ऑफ ए पर्सन हु ऑक्युपाइड सम हाई पोजीशन और माइट हैव बीन ए रिलीजियस फिगर।
और जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, उनका मानना है कि ये जो स्कल्पचर है ये एक ऐसे पर्सन का है जो किसी हाई पोजीशन पे है या किसी धार्मिक फिगर को दर्शा रहा है। दिस फिगर हैज़ एन आर्म बैंड एंड वियर एंड एम्ब्रॉयड शॉल अराउंड हिम। ये एक ऐसे व्यक्ति के जिसने अपने हाथ मोड़े हुए हैं, मतलब एक बाजू में, जैसे हम खड़े होते हैं जब एक बाजू में दूसरी बाजू नहीं लगा लेते हैं, और इसने एक एम्ब्रॉयड शॉल ओढ़ा हुआ है। These sculptures stand proof to the high quality and high degree of technical perfection these sculptures had achieved in the field of metallurgy। कि ये जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो हाई क्वालिटी दिखा रहे हैं कि इनके पास हाई टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि टेक्निकल परफेक्शन था इनके पास, तकनीकी परफेक्शन था इनके पास, और ये मेटल का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते थे। मेटल के उसमें ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। Not only these sculptures, many toys made of terracotta, clay and steelite। और जो ना केवल मतलब कि ये मूर्तियां ही नहीं, बहुत सारे खिलौने भी बनाए गए थे टेरिकोटा, क्ले एंड स्टीलाइट से जो पाए गए हैं। टॉयज लाइक कार्ट, डॉल, स्लाइडिंग मंकी, विशल्स एक्सेट्रा वर मेड फॉर किड्स। और टॉयज में क्या है? डॉल है, स्लाइडिंग मंकी हैं, कार्ड्स हैं, विशल्स हैं, जो बच्चे खेलते हैं। गेम बोर्ड वर ऑल्सो पॉपुलर एज मैनी बोर्ड गेम्स अलोंग विद डाइसेस हैव बीन एग्जिबिटेड। और गेम बोर्ड जैसे कि चेस होता है या लूडो होता है, ऐसे भी बहुत सारे बोर्ड मिले हैं गेम खेलने के लिए, और विद डाइसेस जो गोटियां होती है उनके साथ जब खुदाई की। ये देखिए, ये तो एक पर्सन जो जिसके दाढ़ी है और जो शॉल हाथ बैंड करके और शॉल ओढ़ के बैठा हुआ है, और ये एक मूर्ति है डांसिंग गर्ल की जो खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों स्कल्पचर्स हैं, फेमस स्कल्पचर्स हैं। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड एक्सिस्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मतलब कि आंतरिक और बाहरी, विदेशों से भी और देश के अंदर भी बहुत ट्रेड बहुत ही अधिक मात्रा में होता था। ट्रेड विद मोसोपोटामिया, पर्सिया एंड मोसोपोटामिया को इराक बोलते हैं, पर्सिया को ईरान बोलते हैं, एंड अफगानिस्तान फ्लोरिस्ट। कि इस टाइम में जो ट्रेड होता था वो मोस्टली किन किन के बीच में होता था? मोसोपोटामिया जो इराक है, पर्सिया जो ईरान है, और अफगानिस्तान के बीच में समृद्ध था। द डिस्कवरी ऑफ मैनी इंडस वैली सील इन मेसोपोटामिया स्टैंड प्रूफ टू दिस रिलेशन अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रेड। कि ये जो मेसोपोटामिया स्टैंड प्रूफ द डिस्कवरी ऑफ मैनी इंडस वैली सील्स इन मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया के अंदर जो बहुत सारी सील्स मिली हैं वो प्रूव करती हैं कि भारत का जो या इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा रिलेशन था। अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रेड की जो बाहरी व्यापार था उसका एक देयर वॉज इंटरनल ट्रेड अमंग द इंडस वैली सिटीज़। कि जो इंडस वैली सिटीज़ थी उनके अंदर इंटरनल ट्रेड भी था। The chief item of trade were cotton, copper, cattle, grain, pottery, jewelry, etc. Trade was carried out through the barter system, but a variety of weight and measure also existed। कि जो चीफ आइटम थे, जो मुख्य आइटम थे व्यापार के, उनमें कॉटन है, कॉपर है, कैटल है, ग्रेन है, पोट्री है, ज्वेलरी है, जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और ए वैरायटी ऑफ वेट एंड मेजर ऑल्सो एग्जिस्टेड। कि वेट और जो उनका जो मात्रा, मतलब कि ये थोड़ी है कि हम दूसरे देशों में कोई चीज़ भेजेंगे तो ऐसे ही बहुत सारी आज के टाइम की तरह कितनी भी भेज सकते हैं, नहीं, वो लिमिटेड भेजी जाती थी। द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माइट हैव बीन बुलॉक कार्ट, बोट्स एंड शिप्स। और जो मेन ट्रांसपोर्ट थे वो बुलॉक कार्ट थे, बोट थी और शिप्स थी। एट द इंडस वैली साइट ऑफ लोथल ए डॉकयार्ड हैज़ बीन एग्जिबिटेड। और जो इंडस वैली साइट लोथल में जो खोजी गई वहाँ पे एक डॉकयार्ड भी मिला। गुड्स वर ऑल्सो स्टैम्प्ड यूजिंग सील्स। और जो गुड्स थे, जो सामान था, उनके ऊपर स्टैम्प भी लगाई जाती थी, सील भी लगाई जाती थी। स्क्रिप्ट द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज known to the Indus Valley people and they had also developed their own script। कि जो राइटिंग आर्ट थी, लिखने की कला थी इंडस वैली पीपल्स की,
वो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में भी लिखी, मतलब उन्होंने कॉपी पे भी, मतलब उन्होंने कहानियों के रूप में, लेखों के रूप में भी उकेरी. In fact, as many as 400 symbols of the Indus Valley script have been identified. और 400 से ज़्यादा जो सिम्बल्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो स्क्रिप्ट के रूप में पहचाने जा चुके हैं. दीज वर, देखिए बेटा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये इंडस वैली स्क्रिप्ट हैं. इनको हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो इनको पढ़ते हैं और वो इन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताते हैं. तो दे आर एनग्रेव्ड ऑन सील्स, टैबलेट्स एंड कर्मेक पॉट्स, कि ये या तो सील के ऊपर उकेरे जाते थे या सिल्लियों के ऊपर. ये ठीक है, ये जो छोटी थी वो सील थी और जो ऊपर दिखाई थी वो टैबलेट्स थी, बड़े बड़े टुकड़े होते थे, या फिर पॉट्स के ऊपर. However, historians have not been able to make out what these mean as the script remain undisappeared. कि आज तक ये हिस्टोरियन जो इतिहासकार है वो ये नहीं पता कर पाए हैं कि जो ये लिखा हुआ है इनका क्या मतलब है. ठीक है, ये एक डिसअपियर करती है उनको. Overall, the script is pictorial with the symbol representing words and objects and ideas, but as we have read, they still remain only a puzzle. कि हम इनके ऊपर या तो इनकी पिक्चर जो बनी हुई है या जो कोई सिंबल है हम उनको ही पहचान सकते हैं. जो वर्ड्स होते हैं, जो इनके आइडियाज़ हैं, हम उनको नहीं पढ़ पाते, और जब हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए एक पजल के रूप में ही रह जाती है. नेक्स्ट इज रिलीजन. आवर नॉलेज ऑफ द रिलीजन ऑफ द इंडस वैली पीपल हैज़ बीन formed from the various seals and sculptures which have been discovered. कि जो इंडस वैली के धर्म के बारे में हमें पता लगता है वो हम विभिन्न सील्स जो हमें प्राप्त हुई हैं और विभिन्न जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं उनसे ही लगा सकते हैं. इवन दो नो टेम्पल हैज़ बीन फाउंड टिल नाउ, कि इस टाइम में के कोई भी मंदिर यहाँ पे नहीं मिला है. हिस्टोरियन हैव केम टू द कंक्लूजन दैट दीज पीपल वर्शिप नेचर सच एज विंड, वाटर, एयर, ट्रीज, एनिमल्स एट्सेट्रा. और जो इतिहासकार हैं वो ने निर्णय निकाला है कि यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे हवा है, पानी है, ठीक है, जो पवने हैं, विंड का मतलब तेज बहती हुई हवा होती है, एयर हवा होती है, ट्रीज, एनिमल्स. फिगर्स ऑफ डिफरेंट डाइटीज हैव ऑल्सो बीन फाउंड. और फिगर्स ऑफ डिफरेंट डाइटीज का मतलब होता है जो भगवान के रूप में हम मूर्तियाँ बनाते हैं. ए फीमेल फिगुरिनी विच माइट हैव बीन द मदर गॉडेस एंड ए सील डिपिक्टिंग ए मेल फिगर इन योगिक पोस्चर आर टू सच डाइटीज. कि दो ये दैवीय मूर्तियाँ हमें मिली हैं कि एक फीमेल मदर गॉडेस, एक माँ जो भगवान देवी माँ के रूप में, और एक व्यक्ति जो यौगिक पोस्चर में है, ठीक है, यौगिक रूप में है. द मेल फिगर विच इज सराउंडेड बाय वेरियस एनिमल हैज़ बीन कंपेयर्ड टू लॉर्ड शिवा एंड हैज़ बीन नेम्ड पशुपति. और जो मेल फिगर की हमें जो मूर्ति मिली है वो हमें लॉर्ड शिवा को हमने उससे कंपेयर किया है, क्योंकि उनके चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनको हमने नाम दिया पशुपति. एज दे बरेड फूड स्टफ, पैट्स एंड एनिमल्स अलोंग विद द डेड. और जब इनको जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तो इनके साथ जो पैट्स होते हैं, जो खाने के लिए जो सामान होता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनको भी दबाया जाता है. इट इज़ क्लियर दैट द हड़प्पन बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ. कि हड़प्पन के जो लोग हैं वो मृत्यु के बाद के जीवन को भी मानते हैं, कि मरने के बाद भी लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. At times, instead of being buried, the dead bodies were cremated and the bones or ashes were stored in urns. और जब ये दबा दिए जाते हैं तो डेड बॉडीज़ का जो मतलब कि डेड बॉडीज़ जब गल जाती हैं तो इनकी जो हड्डियाँ होती हैं, और जो इनकी या जब इनको जलाया जाता है तो इनकी हड्डियाँ होती हैं और इनकी जो राख होती है उनको स्टोर किया जाता है अर्न्स में. I hope students you understand these topics very well. We read the remaining topics in our next class. Thank you. Have a nice day.
morning, student. Welcome to online classes. This is Sarosh from MLP International School, Rajpura. Student, we have already completed our chapter number 7 revision part. Now, we have already started also the chapter number 8, that is the great sacrifice. As you know that I just told you in this story, this is the story of a great saint named Dadichi, Maharshi Dadichi. How he helped the Lord, this Indra, because they were being defeated by the Asura, the king of Asura, so the chief of Asura. So in this regard, I just told you the story. Now continue the exercise of it. So student, let us start. Then what to do? What do you want me to do? तो ददीची जो है वो इंद्र भगवान से पूछते हैं कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं. विद ग्रेट हेजिटेशन, एक बहुत ही बड़ी हिचकिचाहट के साथ इंद्र टोल्ड हिम अबाउट द ओनली वे टू किल वृत्रासुर. यानी कि इंद्र ने बहुत ही जो है भारी मन से, हेजिटेशन से जो है उसको बोला कि हम यह वृत्रासुर को हम कैसे मार सकते हैं. ददीची paused for a moment and then said, ददीची थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा, I shall feel fortunate if my bones can help you. मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मेरी बोन्स आपके काम आ सके, देवताओं के काम आ सके. Saying so, ऐसा कहकर, he closed his eyes and sat in meditation. अब फिर उसके बाद ददीची ने क्या किया, ऋषि ने, कि अपनी आंखें बंद करके जो है ध्यान मग्न हो गए. Soon he left his body, और ध्यान करके अपनी आत्मा को उन्होंने शरीर से अलग कर दिया. यानी कि वो अपनी बॉडी को छोड़कर दिव्य आत्मा में लीन हो गए. A powerful weapon was made by using the bones of his body. और उसकी जो बॉडी थी, उस बॉडी से बहुत ही शक्तिशाली जो है औजार बनाए गए. With the help of this weapon, और जो उसकी हड्डियों से जो वेपन बनाए गए थे, उस वेपन की हेल्प से देवास डिफीटेड द असुरा, देवताओं ने असुरों का जो है हरा दिया. इन दिस वे, इस तरह से, ड्यू टू द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ महर्षि ददीची, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा त्याग था महर्षि ददीची का. The Devas got back the throne of the heaven again. और उनके त्याग की वजह से देवताओं ने अपना जो सिंहासन जो है दोबारा से जीत लिया था असुरों से. We should not stay back even if we are called upon to sacrifice our lives for helping others. We should not stay back again. और हमें जो है दोबारा से नहीं कहना चाहिए अगर हमने अपने आप को किसी के प्रति किसी भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया है. वी आर कॉल्ड अपॉन टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स फॉर हेल्पिंग अदर्स. और हमें जो है जब भी मौका मिले हमें अपने जो है लाइफ को दूसरों की मदद के लिए हमेशा जो है सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए. नाउ से स्टूडेंट, आपका ये वर्ड ट्रेसर है. वर्ड मीनिंग है कंपनशन, काइंडनेस, इन्यूमरेबल, अनकाउंटलेस, सेल्फिश, सेल्फ सेंटेड. तो इस तरह जो ये जो वर्ड्स हैं आपको ये जो है डिक्शनरी की हेल्प से हिंदी में भी आपको जो है साइड में लिखना है, और इंग्लिश आपको ये सारे वर्ड आपकी कॉपी में लिखना है. और एक्सरसाइज देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड सेंटेंस. अब ये क्वेश्चन आंसर है आपके, इनको वन वर्ड सेंटेंस आपको लिखना है. व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन का हाईएस्ट फॉर्म क्या है, कंपनसेशन. तो इसका आंसर क्या है, कंपनसेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. नंबर 2 देखिए, व्हाई वॉज एवरीबडी फेड अप विद द ब्राह्मण बॉय. हर कोई ब्राह्मण बॉय से क्यों फडअप हो गया था, परेशान क्यों हो गया था,
क्योंकि ड्यू टू हिज नॉटी एंड अनरूली, यानी कि वो जो है उसकी शरारतें और जो है बेहुदगी हरकतों से वो जो है फेडअप हो गए थे। अबू वॉज बत्रासुरा, बत्रासुर कौन था? द चीफ ऑफ द असुरा, बत्रासुर वॉज द चीफ ऑफ असुरा। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर है। नाउ बी का देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज हैं आपके। फर्स्ट देखिए, ये एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यू हैव टू टिक द दिस करेक्ट ऑप्शन। इन an ancient time children were sent to dash for education, चिल्ड्रन कहाँ भेजे जाते थे? स्कूल में, मदरसे में या फिर गुरुकुल्स में? तो गुरुकुल्स इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नाउ सेकंड, सेंट डैश वॉज द गुरु ऑफ लॉर्ड रामा एंड लक्ष्मणा, यानी कि संत कौन थे? विश्वामित्र, दधीची या परशुराम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र, सेंट विश्वामित्र वॉज द गुरु ऑफ लॉर्ड रामा एंड लक्ष्मणा, राम लक्ष्मण के गुरु जो है स्वामी विश्वामित्र थे। नंबर 3 देखिए, Batrasura had obtained a boon from Lord Dash, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। तो बत्रासुर ने जो है किससे वरदान पाया था? लॉर्ड शिवा से। तो शिवा इज द इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नंबर 4 देखिए, लॉर्ड डैश वॉज द किंग ऑफ द देवास, ब्रह्मा, इंद्रा एंड शिवा। तो देवताओं का राजा कौन था? इंद्र भगवान थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका इंद्र। नाउ फिफ्थ का देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ इट डैश कैप्चर द थ्रोन ऑफ हेवन, यानी कि इसके रिजल्ट में बत्रासुर ने जो है हेवन की जो गद्दी थी, राजाओं का सिंहासन, वो कैप्चर कर लिया था। तो इसमें लॉर्ड ब्रह्मा, बत्रासुरा और लॉर्ड इंद्रा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बत्रासुर। नंबर 6 देखिए, इंद्र वेंट टू डैश आश्रम इन द रेस्क्यू ऑफ अ ब्राह्मण, यानी कि इंद्र जो है ब्राह्मण का भेष लेके कौन से आश्रम में गया था? निमिषाश्रम और ये दंडक और कपिल। तो इसका सही आंसर आपका है ए का, निमिषाश्रम, निमिषाश्रय के आश्रम में गया था ये। नंबर 7 देखिए, विद ग्रेट डैश इंद्रा टोल्ड हिम अबाउट द ओनली वे टू किल बत्रासुर, यानी कि बहुत ही, तो इसका एक्साइटमेंट, एक मतलब अचंभित होकर के कुछ चीज को देखे, और एक है पेटेंट यानी कि दिखाव करना, और एक है हेजिटेशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है हेजिटेशन। एक बहुत ही मतलब बड़ी हिचकिचाहट के साथ इंद्र भगवान ने उसे कहा कि हमें उसके बोन्स चाहिए बत्रासुर को मारने के लिए। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपका यहीं तक। तो कल जो है हम आपको आगे की एक्सरसाइज बताएंगे, और इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है उसे आप रिवाइज कीजिए, और जो आपके वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स को डिक्शनरी की हेल्प से आप उसे हिंदी का भी लिख लीजिएगा। And so you have to do it in your copy, and just again do not forget to just do the writing, reading part। reading आप रीडिंग जरूर कीजिएगा डेली की डेली। सो स्टूडेंट, एज यूजुअल सेम आपको करना क्या है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Student, in today's GK class of class 6th, I Priyanka ma'am revised chapter number 2 with some current affairs. So you have to see the video properly and revise that topic. Okay. Student, our chapter number 2 is garden glory, means जो garden की glory means शोभा बढ़ाते हैं, that are flowers. Here some flowers are given. You know very well, flowers add beauty to nature. Their fragrance refreshes our mind, and they widely used in perfume. Can you name the following flowers? तो आपको इनमें से flowers के name find out करने हैं. First one is, we get cooking oil from this flowering plant.
we get cooking oil from this flowering plant? The answer is sunflower. Next one is, it is a beautiful white flower found in ponds. It also the national flower of our country. Student, you know what is the name of our national flower? Name is lotus. It means that flower name is lotus. ये ब्यूटीफुल होता है और वाइट कलर में भी होता है और ये रेड कलर में भी होता है. और कहाँ पे मिलता है? पोन्ड्स में. पोन्ड्स क्योंकि ये मड जो होती है ना, कीचड़, उसमें ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है. नेक्स्ट वन इज, दिस येलोइश गोल्डन फ्लावर हैज इन इट्स नेम. मीन्स जो इसका नेम है उसमें गोल्ड वर्ड यूज होता है और ये येलो कलर का होता है. समटाइम ये ऑरेंज शेड में भी आता है. तो आंसर इज मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदा और लोटस का मतलब होता है कमल. सनफ्लावर सूरजमुखी. दिस फ्लावर इज यूज्ड टू अडोर्न द हेयर ऑफ फीमेल्स. इट ब्लूम्स इन समर्स एंड इज वाइजली यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम. ये फ्लावर है जो समर्स में ज्यादा खिलते हैं. ब्लूम्स का मतलब होता है खिलना. और सब ज्यादातर ये किस में यूज होता है? परफ्यूम बनाने में. और जो औरतें होती हैं वो अपने हेयर में जो शाइनिंग करने के लिए इसको लगाती हैं. तो इसका नेम है जस्माइन. इसका मतलब होता है, जस्माइन का मतलब चमेली. नेक्स्ट वन इज, दिस इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. इट ब्लूम्स ओनली वंस इन 10 years. और ये 10 years में एक बार ही ब्लूम मीन्स खिलता है और ये बिगेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड का. तो आंसर इज डेफलिशिया. तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जो 10 years में एक बार ही ब्लूम्स करता है, मीन्स डेफलिशिया. एंड जो बिगेस्ट फ्लावर वर्ल्ड का कौन सा है वो भी यही है. तो इससे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज, ए स्वीट स्मेलिंग फ्लावर यूज इन बुके एंड इज वाइडली यूज इन मेकिंग परफ्यूम. इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और इसका जो वाटर है वो आईज के लिए भी अच्छा होता है. जो रोज वाटर होता है वो यूज होता है और इसको फेस पे भी यूज करते हैं. और इसका सबसे ज्यादा यूज परफ्यूम बनाने में यूज होता है. ओके, तो ये जो रोज फ्लावर है ये मोस्ट वाइडली यूज होने वाला फ्लावर है. और किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए जो बुके परचेज किए जाते हैं उसमें भी रोजेस के बहुत सारे फ्लावर्स यूज होते हैं. और रोज के जो फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट कलर में होते हैं. पिंक, येलो, रेड, ओके, वाइट भी होते हैं. नेक्स्ट वन इज, द फ्लावर हैज थ्रेड ऑफ गोल्ड. जो ये फ्लावर होता है इसमें गोल्ड के धागे होते हैं, गोल्ड जैसे रेसे होते हैं. और इसको बोलते हैं सेफ्रॉन. का मतलब होता है केसर. जो ये फ्लावर है ये मोस्ट वाइडली यूज होने वाला है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स महंगा भी होता है क्योंकि इसका यूज जो मिल्क में एक डिलीशियस ड्रिंक बनाने के लिए यूज होता है. ये वैसे स्ट्रॉन्ग भी होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज, दिस फ्लावर क्लोजेस एट नाइट एंड ओपन ड्यूरिंग द डे. ये फ्लावर नाइट में मीन्स मुरझा जाता है और दिन होने पर फिर दोबारा से ओपन मीन्स खिल जाता है. तो आंसर इज डैंडलियन. इसका नेम है डैंडलियन. नेक्स्ट वन इज, इट इज कप शेप फ्लावर. द प्लांट्स ऑफ दिस फ्लावर प्रोड्यूस ए सिंगल फ्लावर ऑन ए लॉन्ग स्टीम. जो ये इसका फ्लावर का जो पौधा होता है उस पर सिर्फ एक ही फ्लावर लगता है ये इसकी स्टीम पे. और आंसर इज टुलिप. नेक्स्ट वन इज 10th नंबर पे, ए स्प्रिंग फ्लावर. इट इज ए स्मेल ऑफ वाइट बेल शेप्ड हैविंग स्वीट स्मेल. ये वाइट कलर का होता है और साइज में बहुत छोटा होता है. दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट दैट फ्लावर. और इसकी स्मेल होती है वो बहुत ही स्वीट होती है. तो आंसर इज लिली. और स्टूडेंट, एक फ्लावर होता है वाटर लिली. दैट इज द बिगेस्ट फ्लावर ऑन वाटर्स. ओके स्टूडेंट, आपकी बुक में नीचे स्निप्स गिवन है. हनी इज मेड फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विच इज सुगरी लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर. जो हनी होता है वो फ्लावर से ही बनाती है बी. वहां से फ्लावर से कुछ लिक्विड है होता है वो
लेती हैं और फिर उससे हनी को प्रोड्यूस करती हैं। और नेक्स्ट वन इज सम जायंट वाटर लिलीज ऑफ साउथ अमेरिका हैव लीव्स 1.5 मीटर एक्रोस। इतनी बड़ी बड़ी उसकी लीव्स होती है वाटर लिली की। तो ये फ्लावर्स के बारे में स्टेप्स गिवन है। स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दैट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक Now some current affairs. First one is, which city is declared as the summer capital of Uttarakhand? Answer is Girsen. Who has been appointed as the ambassador of the World Wildlife Fund? तो answer is Vishwanath Anand. Which city hosts the Indian Science Congress in 2020? Answer is Bengaluru. Which country's president was the chief guest at the Republic Day parade of this year 2020? The answer is Brazil. Who has been awarded the National Banker of the Year 2020? The answer is RBI Governor Shaktidas. Students, welcome to our YouTube channel. This is for class 6th. Students, in previous video we completed with the formal letters and informal letters. Now today I will start with the email and I will tell you the format of email. Now I will tell you what is an email. First of all, email is an electronic mail which is exchanging changing the information, exchanging digital messages between computer और phone users. हम ईमेल इसलिए यूज़ करते हैं जो हमें बाय चांस अगर किसी को मैसेज करना होता है, फॉर्मल मैसेज होता है, जैसे स्कूल में कोई मेल डालनी है या हमें कुछ ऐसा करना होता है जिसमें कि किसी को मतलब मैसेज सेंड करना होता है एज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल वी कैन डू इट. So students, now I will tell you how we are going to write the email, and email can be written in the computer as well in the phone also. फ़ोन जो होते हैं हमारे उनमें भी हम ईमेल लिख सकते हैं और हम कंप्यूटर से भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए नेट ज़रूरी होता है, इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी होता है. नाउ आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ ईमेल. First of all, in the email you will make a box. This is the important point. Make a box. Then first of all write it down from. From में आ जाएगा आपका कि आप जो ईमेल ये लिख रहा है उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ईमेल एड्रेस. इसके बाद आएगा टू, जिसको आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी. उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आप ये लिखेंगे कि कौन सा किसके रिलेटेड आप ये ईमेल लिख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, यानी कि 2-3 वर्ड्स में आप ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो मैटर लिखा हुआ है वो किसके लिए है. इसके बाद आ जाएगा आपका सीसी. वो तब हम कंप्यूटर में लिखते हैं तब इम्पॉर्टेंट होता है. उसके बाद है सैल्यूटेशन, यानी कि डियर. अब जिसको ये डायरी लिख रहे हैं, हेलो फ्रेंड, डियर फ्रेंड, या जो भी जिसका यहाँ पे आ जाएगा नेम जिसको आप ये लिख रहे हैं. नेक्स्ट इज कंटेंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कंटेंट. कंटेंट में आप लिखेंगे कि तो इसके बाद कंटेंट में आप अपना कंप्लीट मैसेज लिखेंगे कि आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं. उसके बाद लिखेंगे
योर्स लविंगली, अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लविंगली, अगर आप किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। और नीचे लिख देंगे आप अपना नाम। Now students, this is your format. I am repeat it again. First of all, make a box. This is very important for you. Box बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही important है। इसके बाद आप लिखेंगे from। जो ये ईमेल लिख रहा है उसका ईमेल एड्रेस आएगा। आप सबको पता है कि गूगल आईडी कैसे होती है, तो वो आईडी आ जाएगी इसके ऊपर, जिस आईडी पे आप सेंड करना चाहते हैं। 2, आप अपनी आईडी लिखेंगे कि आप अपनी आईडी के अकॉर्डिंग की वो क्या आईडी है आपकी जिससे आप उसको सेंड कर रहे हैं। देन सब्जेक्ट में आपका मैटर आ जाएगा कि आप क्या किसके रिलेटेड आप उसको मैसेज लिख रहे हैं, 2-3 वर्ड्स में, जैसे एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद सीसी का भी कोई नीड नहीं है। उसके बाद है डियर फ्रेंड है, डियर निखिल, आपके फ्रेंड का यहाँ पे नाम आ जाएगा, यानी कि जिसको आप लिख रहे हैं। अगर किसी ऑफिशियल के लिए लिख रहे हैं, ऑफिस के लिए लिख रहे हैं या स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम। अगर आप फ्रेंड से रिलेटेड रिलेशनशिप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डियर, जिसको भी आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कंटेंट में आप ये मैसेज, कंप्लीट मैसेज लिखेंगे कि आप किससे रिलेटेड क्या बात कहना चाहते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे योर्स लविंग या योर्स लविंग आप फ्रेंड के लिए लिखेंगे, और योर्स ट्रूली आप अपने जब अगर किसी रिश्तेदारी में रिलेशनशिप में लिख रहे हैं तो आपका आ जाएगा योर्स ट्रूली, और नीचे आपका नाम आएगा। जो ये ईमेल कंप्लीट ईमेल लिख रहा है उसका यहाँ पे नेम आएगा लास्ट में। स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू सम गाइडलाइंस ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फॉर्मेट। So guidelines related to your format is, आप इसमें गाइडलाइंस क्या शो करेंगे, गाइडलाइंस से रिलेटेड है, मतलब कि जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो आप ईमेल लिखेंगे उसमें एड्रेस लिखना, जो एड्रेस लिखोगे ना वो उसमें नेसेसरी नहीं है, आप सिर्फ अपना ईमेल लिख दीजिए, एड्रेस नेसेसरी नहीं है, ईमेल नेसेसरी है। उसके बाद जो सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे ना आप, जो सब्जेक्ट लाइन होगी वो आपकी जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होगी। सिर्फ आपको वो अट्रैक्टिव बनाने की, वो हम उससे ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट लाइन, कि आपका जो सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट की लाइन जो पढ़े वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाए कि ये मैसेज किससे रिलेटेड है। उसके साथ जब आप ईमेल स्टार्ट करोगे, तो आप अपने फ्रेंड से डियर, हेलो फ्रेंड, हाय, या फिर रिस्पेक्टेड सर, मैम, इस तरीके से आप ईमेल स्टार्ट कर सकते हैं। और मैसेज सबसे पहले शॉर्ट होना चाहिए। इतना ईमेल में जितना छोटा होगा उतनी ही वो अट्रैक्ट होगा। शॉर्ट मैसेज होना चाहिए ईमेल में, और फोकस्ड होना चाहिए, शॉर्ट एंड फोकस्ड। शॉर्ट एंड फोकस्ड मीन्स जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्टिव होगा। और मैसेज कैन बी इज ऑफ 2 to 3 पैराग्राफ्स। ये लेटर की तरह नहीं लिखना है। पैराग्राफ मीन्स 2 लाइनें एक बार लिख दी, 2 लाइनों का एक पैराग्राफ, 2 लाइन्स का एक पैराग्राफ। 2 लाइनों में तो आपने अपने बारे में बता दिया, 2 लाइन्स में आपने उनको मतलब मैसेज कन्वे कर दिया। दीज आर द 2 पैराग्राफ्स, दैट इज इनफ इन द ईमेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंडिंग फॉर्मली। ये ज़रूरी नहीं है कि आप योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर्स, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप सीधा अपना लास्ट में अपना नेम कंप्लीट लिखकर इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये गाइडलाइंस है आपकी रिलेटेड टू योर फॉर्मेट। जब आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे तो जब जिसमें आप फ्रॉम लिखते हैं
जहाँ पे आप अपना फ्रॉम लिखते हैं वहाँ पे एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ईमेल डाल दीजिए और जिसको लिख रहे हैं उसकी ईमेल डाल दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए डियर, बस इतना, और 2 पैराग्राफ लिखकर और यहाँ पे सीधा अपना नाम लिख दीजिए। बस इतना सा फॉर्मेट है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। एंड email is containing of 5 marks. In writing skill जो 5 मार्क्स आएंगे आपके, वो ईमेल ही आपकी 5 मार्क्स की कंप्लीट आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हमारे पास नंबर डिवाइड होते हैं। 1 मार्क्स फॉर्मेट का हो गया, 1 मार्क्स इसकी कोई मिस्टेक तो नहीं की है फॉर्मेट में, इसके रिलेटेड हमारे पास पूरे 5 मार्क्स होते हैं। और इस फॉर्मेट को आप अगर अच्छे से लिख देंगे, अगर मैटर भी इनकम्प्लीट होगा आपका, तब भी आपको 2 to 3 मार्क्स मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर format. So format is most important thing in the email which I told you, and remember the guidelines which I told you. Guidelines बहुत important है, format बहुत important है। According to the format आपको guidelines भी देखने कि हमें कैसे format complete करना है। Now students, I will tell you on the page number 195. पेज नंबर 195 पे आपके पास एक ईमेल गिवन है, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। दिस इज योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 195 email is given related on the basis of Rohit to Nikhil. You have to write it down this email in your fair notebook. This is your homework. Thank you students. I hope you understand the format of email.